अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त ये जो सूरत हाल है वो बहुत गोमोगे वाली सूरत हाल है इस मुल्क में, और चूंकि हमारा प्रोग्राम टोटली तकरीबन जो है वो मईशत पे ही मुहित होता है, तो इस मईशत की जो सूरत हाल है वो यकीनी तौर पे बहुत अच्छी भी नहीं है और बहुत बुरी भी नहीं है। हुकूमत की जानिब से बहुत अच्छी अच्छी खबरें आती हैं, लेकिन अपोजिशन की जानिब से या मुआशी माहिरीन की जानिब से बहुत सारी ऐसी खबरें भी आती हैं जिससे कि आवाम में एक मायूसी भी फैलती है। लेकिन सूरत हाल क्या है, इसके मुतालिक कोई भी सही सूरत हाल बताने को तैयार नहीं है। मुआशी माहिरीन अपनी बातें करते हैं, वफाकी हुकूमत अपनी बात करती है, सिंध हुकूमत अपनी बातें करती है। तो सवाल ही पैदा होता है कि अवाम किसकी बातों पर यकीन करें, और अवाम कन्फ्यूज हो जाते हैं। इन सब अपनी जगह, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जो सूरत हाल है छोटे ताजरों के साथ साथ बड़े ताजर भी, जिसे लार्ज मैन्युफैक्चर सेक्टर कहते हैं, उसकी भी सूरत हाल यह है कि गैस की बंदिश की वजह से तमाम सनतें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान न्याजी साहब पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाना चाहते हैं, लेकिन बात ये होती है कि जब आप सनतों को उसके ईंधन नहीं देंगे, जब गैस नहीं देंगे और जब सनतें रवा दवा नहीं होंगी, तो मुल्क माशी तौर पे कैसे तरक्की करेगा? और या मुल्क के अंदर जब तरक्की नहीं करेगा तो बरामदात नहीं बढ़ेंगी, जब बरामदात नहीं बढ़ेंगी तो डॉलर नहीं आएंगे, जब डॉलर नहीं आएंगे तो 181 रुपये तक तो डॉलर चला गया। क्या मुस्तकबिल में ये मजीद आगे बढ़ेगा? मुआशी माहिरीन तो खैर बहुत सारी खौफनाक सूरत हाल दिखा रहे हैं, लेकिन होगा क्या ये तो अल्लाह ही जानता है, या मुस्तकबिल में आवाम खुद देखेंगे। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो अफसोसनाक मकाम ये कि मईशत की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाले हमारे दरमियाने और छोटे ताजिर, जिसे हम उर्फ आम में एसएमईज कहते हैं, ये ट्रेडर्स हमेशा ही, मेरे ख्याल है कि 70 साल से हमने देखा है कि ये हमेशा कर्ब में, मुसीबत में, मसाइब में ही मुब्तला रहते हैं। अभी हालिया वाकया जो गुज़श्ता दिनों कॉर्पोरेट मार्केट का हुआ, जिसमें कॉर्पोरेट मार्केट में आग लगी, दुकानें जल गईं, और वो ताजिर जो कि अर्श पे थे वो फर्श पे आ गए। आज वो रोड पर खड़े हुए, बैठे हुए, धरना दे के बैठे हुए अपने मसाइल के मदावा के लिए, उनकी दादरसी के लिए जो है सिंध हुकूमत की तरफ देखते हैं, तो कभी वो वफाक की तरफ देखते हैं। लेकिन वफाक और सूबाई हुकूमत की आपस की चपलिश की वजह से ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर होते चले जा रहे हैं। आज हम इस प्रोग्राम को अपना मौजू बनाएंगे, और ख़ास तौर पे तो हम देखेंगे कि ये जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, इनके मसाइल जो कॉपरेटिव मार्केट के हवाले से हैं वो कितने हल हुए या हल नहीं हुए। इसलिए कि इससे कबल जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें कॉपरेटिव मार्केट के जो सदर हैं वो यहाँ तशरीफ़ लेकर आए थे। आज एक और ग्रुप है उसी से ही, मतलब कि उसी मार्केट के हवाले से आज उनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे। तो इस गुफ्तगू का आगाज़ से पहले मैं अपने मेहमानों साहब का तारुफ करा दूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे पहले मेहमान है जनाब मोहम्मद आलम साहब। मोहम्मद आलम साहब बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ लेके आए। ये चेयरमैन है सुपर मार्केट पर्पस मल्टी कोऑपरेटिव मार्केट। सुपर मार्केट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी, अच्छा उन्होंने मार्केट लिखा हुआ सोसाइटी। इसके अलावा मेरे दूसरे मेहमान है जनाब अब्दुल समद लाला साहब, सीनियर नायब सदर हैं ये सदर मार्केट अलायंस एसोसिएशन के। मेरे तीसरे मेहमान है जनाब राहिल प्राचा साहब। राहिल प्राचा साहब पहले भी तशरीफ लाके जा चुके हैं, ये हैं सदर हैं विक्टोरिया मार्केट एसोसिएशन की जो यूनियन होती है उनकी। ये तीनों मेहमान आज यहाँ तशरीफ लाए और हम इसी मुतालिक गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक छोटा सी रिपोर्ट देखेंगे और रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर होंगे। मुल्की मईशत गोमगों की सूरत हाल से दो चार है। हुकूमत के दावों के बरअक्स मुआशी माहिरीन मुस्तबिल से परेशान है। मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने का दावा करते नहीं थकती, लेकिन सूरत हाल यह है कि मुल्की सनतें मसाइल के शिकार हैं। पानी, बिजली और गैस के नरखों में इजाफा अपनी जगह, उनका हुसूल ही मुश्किल है। हालात ये हैं कि गैस की किल्लत के बाद CNG स्टेशन 3 माह के लिए बंद कर दिए गए। बरामदी सनतों के अलावा मकामी सनतों को गैस की सप्लाई बंद कर दी गई और उन्हें महंगी बिजली से कारखानों को रवा रखने के अहकाम दिए गए हैं। अब इन हुक्मरानों के नाहल मनसूबा साजों को कौन ये बताए कि बरामदी सनतें मकामी सनतों की मदद के बगैर कामयाब नहीं हो सकती हैं। जब मुल्की सनतों का पहिया नहीं चलेगा तो IMF से $1 अरब के कर्ज के लिए भी जलील ही होना पड़ेगा। ये तमाम मसाइल अपनी जगह, मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाले SMEs मसाइल के अंबार तले दबे हुए हैं। FBI की जानिब से पॉइंट ऑफ सेल के कानून को लागू करने पर ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो एक जानिब ये मसाइल हैं, तो दूसरी जानिब करोड़ों रुपए टैक्स अदा करने वाले दुकानदारों को कोऑपरेटिव और विक्टोरिया मार्केट
सदर में आतिशबाजी से मुतासर होने के बाद अर्श से फर्श पे आ गए हैं, सड़कों पे एहतजाज और मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। वेलकम बैक नाज़रीन। बात यह है कि हमने जो इंट्रो में जो बातें की उसी हवाले से हमने एक रिपोर्ट भी आपको दिखाई। इस रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए हम गुफ्तगू के सिलसिले को आपके जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे। कमर्शियल ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो तसलसल के साथ इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में दोबारा हाजिर हैं। जैसा कि मैंने प्रोग्राम के इंट्रो में आपसे बात की, फिर अपने मेहमान साहब का तारुफ कर भी करवाया, लेकिन एक मतलब फिर आपको बता दूं कि मेरे साथ मोहम्मद आलम साहब हैं, जनाब राहिल प्राचा साहब हैं और अब्दुल समद लाला साहब मेरे साथ मौजूद हैं। और आज हम गुफ्तगू करेंगे SMEs ट्रेडर्स के जो भी मसाइल हैं, कोऑपरेटिव मार्केट, विक्टोरिया मार्केट के अलावा भी जितने भी और भी अमन अमन के मसाइल हैं, जिससे कि इन लोगों के अपने मसाइल उसके सदबाब के लिए क्या हो सकता है, उसका पस मंजर जानेंगे दर हकीकत प्रोग्राम में। तो सबसे पहले मैं मोहम्मद आलम साहब से बात करूंगा। आलम साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी। आवाज आ रही है मेरी? अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। इसलिए आलम साहब को थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है, थोड़े बीमार भी हैं, तो लेकिन हमारी इसरार पे ये आज खासतौर पर तशरीफ लेकर आए। ये बता दीजिए आलम साहब के ये जो कोऑपरेटिव मार्केट है जी, ये हुकूमत सिंध के अंडर में तो आती है, लेकिन ये कोऑपरेटिव मार्केट जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंडर में आती हैं। तो ये कब इस्टेब्लिश हुई, कैसे इस्टेब्लिश हुई, इसके मुतालिक कुछ थोड़ा बताइएगा। ये 1964 में ये जो है मार्केट हमारी जो है इसकी ये बिल्डिंग बनी और इनको यहाँ जो लोग पथारे वाले थे या दुकानों वाले थे जो प्लाटों पे बैठे हुए थे उनके लिए ये दुकानें दी गई। दुकानें अय्यूब खान के दौर की बात है ये 1964। हाँ, तो इसमें जो दी गई तो इसमें कितने फ्लोर थे उस वक्त? इसमें ग्राउंड फ्लोर था, बेसमेंट थी और फर्स्ट फ्लोर था। फर्स्ट फ्लोर था। कितनी दुकानें थी टोटल? दुकानें इसमें 247 थी जो बनाई थी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। अच्छा, बेसमेंट भी है इसका बेसमेंट भी है। अच्छा, बेसमेंट तो नेचुरली गाड़ी को पार्किंग के लिए होती है, आप लोगों ने उसको दुकानें बना दी? नहीं, हम लोगों ने नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास रेजोल्यूशन एक्ट के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो इसका एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ओके, तो अभी भी है? वो अभी भी है। और स्टार कोऑपरेटिव सोसाइटी और प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ये 3 लोग इससे जो है इसमें होते हैं। ठीक है। तो इन्होंने ये दुकानें बनाने का या जो भी कंट्रैक्ट, ये बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद सोसाइटीज को जो है रेजोल्यूशन एक्ट के तहत ये ट्रांसफर होनी है। किसको होनी है? सोसाइटीज को। तभी सोसाइटीज को ट्रांसफर नहीं हुई है? अभी नहीं हुई है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन किसने की? ये कंस्ट्रक्शन पहले तो गवर्नमेंट ने की थी, KDA ने की थी 1964 में आजम खान के वक्त में। ओके। तो उसके बाद ये अब चूंकि ट्रांसफर होनी थी, लेकिन कंप्लीट होने के बाद, कंप्लीट तकरीबन कोई चीज इसमें खामी ना रहे, कंप्लीट करने के बाद सोसाइटीज को। जमीन तो ये कोऑपरेटिव की है ना? ये जमीन जो है, अगर इसको पहले देखा जाए तो जमीन कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, कोऑपरेटिव सोसाइटी की है। तामीर भी कोऑपरेटिव सोसाइटी कर रही है जी? तामीर भी कोऑपरेटिव सोसाइटी कर रही है? नहीं, तामीर जो है कर रहा है बिल्डर, और बिल्डर को भी मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी ने ठेका दिया होगा ना? नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड जो है उन्होंने इसका जो है ठेका दिया है और वही तामीर कर रही है। गवर्नमेंट सिंध करा रही है इस वक्त, गवर्नमेंट सिंध के अंदर है। ओके, फिर ये तामीर हो जाएगी, उसके बाद ये कोऑपरेटिव सोसाइटी को ट्रांसफर हो जाएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो जो लोग इसमें आबाद हैं उन्हें ओनरशिप देने के बाद ये सोसाइटी को ट्रांसफर होगी। ओके, अभी क्या सूरत है? अभी जो आपके बेसमेंट पे, ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे जो दुकानदार बैठे हुए हैं जी, ये किराएदार हैं या ये ओनर है जी? ये ओनर है। ओनर है। तो मतलब इनको तमाम को जो है वो दे दी गई है, मतलब कि ओनरशिप दे दी गई है? ओनरशिप दे नहीं दी गई। ये इनको दुकानें दी हैं, इन्होंने परचेज किया। इसमें असल में ये किया था गवर्नमेंट ने इसको तामीर करने के लिए कि ये कंप्लीट करें, इसको 7-8 मंजिला जो भी तामीर होनी है इसको तामीर करें। अब कौन करे, यानी कौन कराए, मलकियत किसकी है? टाइटल भी इसका किसी का नहीं था ये। और फिर ये पहले जो है इसको टेंडर हुआ, बिल्डर पर बुलाए गए। किसने बुलाया? गवर्नमेंट सिंध ने। ओके, ठीक है। एक तवील अरसे से ये रुकी रही इमारत?
रुकी रही। उसके बाद बिल्डर ने ऊपर तामीर शुरू कर दी। नहीं, बिल्डर ने नहीं की, पहले यानी इसका उसका टेंडर हुआ, बिट आई उसकी, उसने 3 करोड़ 60 लाख रुपया गवर्नमेंट को देने का, गवर्नमेंट के खजाने में जमा कराने का उसने टेंडर दिया। सबसे हाईएस्ट जो भी है, कोई भी है, हाईएस्ट हुकूमत सिंध ने इसकी तामीर की इजाजत दी। उन्होंने फिर उसको तामीर की इजाजत दी उसमें। अब मुझे बता दीजिए कि ये बिल्डर और ये जो दुकानदार हैं, जो यूनियन है, जी जी, इनमें क्या झगड़ा है, क्या इख्तिलाफात हैं आपस में? सदर कोऑपरेटिव मार्केट यूनियन जो है, जिसके मोहम्मद फरोज साहब जी जी प्रेसिडेंट हैं, शेख मोहम्मद फरोज साहब जी जी, उस शेख मोहम्मद फरोज साहब ने कंट्रैक्ट के ऊपर विटनेस में दस्तखत किए हुए हैं, जो कंट्रैक्ट दिया गया, तो ऊपर बिल्डर तामीर कर रहा है, बिल्डर जो तामीर कर रहा है, कंट्रैक्ट के दस्तखत जो है विटनेस में शेख मोहम्मद फरोज साहब हैं, जो अब जो भी कहते हैं वो मुझे नहीं मालूम, इसलिए कि मुझे मतलब मेरे प्रोग्राम में आए थे, उनको बहुत इख्तिलाफात हैं बिल्डर से। वो अब कंट्रैक्ट इन्होंने दिया, इन्होंने तामीर कराई, चलता रहा काम, बहुत अच्छा चला, 2-3 मंजिलें जो भी, लेकिन उसमें उनका एक मौकफ ये है कि बिल्डर ये कहता है कि जब ये बन जाएंगी ऊपर, जो भी ऑफिस है या गोदाम या जो भी बनेगा, तो वो किराए पे देने के लिए बात करता है, जबकि वो कहते हैं कि ये किराए पे नहीं देंगे, ये कोऑपरेटिव जो यूनियन है उनको ट्रांसफर करेंगे, ये मालकाना हुकूक में लोगों को दुकानें दी जाएंगी, लेकिन बिल्डर कहता है कि हम किराए पे देंगे। नहीं, बात ये है, बिल्डर से जब 3 करोड़ 60 लाख रुपया लिया प्रीमियम मुनाफा, जी जी मुनाफा, वो किस चीज का लिया? अगर किराए की बात थी, किसी से भी किसी को किराए पे दे दें, तो किराए वाले से कोई नफा लेता है? उनको इजाजत दी गई बिल्डर को कि तुम जितने की चाहो ये दुकानें बेचो। अच्छा, ये एग्रीमेंट में मौजूद है, ये एग्रीमेंट में मौजूद है, तो लेकिन पहले तुम ये करोगे कि इसको गुडविल पे, गुडविल मींस किराएदारी पे करोगे। अब गुडविल आप देखें, पाकिस्तान में ये गुडविल का सिस्टम या कानून ये अदालत नहीं मानती, इलीगल करा देती है, इलीगल है। गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट करते वक्त गवर्नमेंट के साइन, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साइन सिग्नेचर से ये कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, मोहम्मद फरोज साहब के दस्तखतों से बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि ये गुडविल पे दिया जाएगा। अगर गुडविल पे लोगों ने ना कबूल किया, किराए पे ना लिया, तो 6 महीने के बाद इसको सेल करने की इजाजत है बिल्डर को, वो सेल ना हुआ, बिल्डर इजाजत करेगा। अच्छा चलिए, बिल्डर बेचेगा। चलते चलते आप ये भी बता दीजिए ताकि फिर मैं आगे बढ़ूंगा जी। कोऑपरेटिव मार्केट में कितनी यूनियन है? 2 यूनियन है। कौन कौन सी यूनियन है? मतलब एक वो जो 1964 से पहले यहाँ आबाद थे जो दुकानदार, उनका सर्वे हुआ, एक तो वो थी। उसके बाद जो वहाँ बच गए लोग, जो जिनको दुकानें ना मिली, रह जाते हैं क्योंकि कहीं भी हो, तो वो लोग 105 की लिस्ट यहाँ दी गई। यहाँ जो बैठे हुए थे लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी की बेसमेंट के अंदर किराए पे दिए हुए थे। नहीं, मुझे बताइए कि बेसमेंट में अलग यूनियन है? अलग यूनियन है। फर्स्ट फ्लोर पे अलग यूनियन है? फर्स्ट फ्लोर पे ये सदर, ग्राउंड फ्लोर की बात करो, ग्राउंड फ्लोर पर अलग यूनियन है? बिल्कुल अलग है। और फर्स्ट फ्लोर पे? फर्स्ट फ्लोर पे इन्होंने परचेज किया हुआ है, मोहम्मद फरोज साहब ने 3 करोड़ 50 लाख रुपए की ये पूरा फ्लोर। और मतलब कि किस चीज के लिए? कि वो खुद ही सारा फ्लोर खरीद के और लोगों को जो किराए पे देंगे? अब वही बात आपकी, इनका एग्रीमेंट के अंदर ये है कि पूरा फ्लोर सेल किया है बिल्डर ने इनको, जो एग्रीमेंट बिल्डर और इनके माबैन हुआ है जी जी, उसमें लिखा हुआ है कि सेल, और 3 करोड़ 50 लाख रुपए का टोटल फर्स्ट फ्लोर सेल किया हुआ है, इनकी एग्रीमेंट में है। तो मतलब कि उसके जिम्मेदार तो फिर उसके मालिक तो मतलब यूनियन हुई ना? फर्स्ट फ्लोर की यूनियन हुई ना? और ग्राउंड फ्लोर पे इनको 1964 में दुकानें मिली थी, इसमें सारे ओनरशिप सब। ओके। और बेसमेंट में जो लोगों ने किराए पे जगह ली, क्योंकि जो बच गए 1964 के, उनके बच्चों ने जो भी वो किराए पे ली, वो 105 आदमी की लिस्ट दी गई जो रह गए थे पहले, जो रह गए थे, उनको नीचे अलॉट कर दिया गया। अब जब सर्वे हुआ, बिल्डर को ठेका दिया गया, तो उसको बोला कि ये 105 लोग हैं यहाँ, इनको आप आबाद करोगे, उसकी शिक में डाला कॉन्ट्रैक्ट में। चले जी, हो गया। ये जो सानेहा हुआ, आग लगी जी, आप क्या समझते हैं? इसलिए कि सदर कोऑपरेटिव यूनियन वाले कहते हैं तखरीबकारी है, गवर्नमेंट कहती है आतिशज़दगी है, आपके ख्याल में क्या हुआ? असल में इसका हकीकत तो किसी को मालूम नहीं है कि क्या है।
ये तो फॉरेंसिक रिपोर्ट या कई ऐसी की रिपोर्ट या फायर ब्रिगेड की रिपोर्टें जो भी है वो बताएंगी जब कि ये किसी को मालूम नहीं है। आप भी अपने अपने अंदाजे हैं। कोई बोलता है कि ये आग लगी, कोई कुछ बोलता है, कोई कहते हैं ये शॉर्ट सर्किट हुआ। तो फिर ये बिल्डर से क्यों खराब हो गए ताल्लुकात जब एग्रीमेंट मौजूद है, सारी चीजें मौजूद हैं? असल में देखिए, मैंने एक अर्ज की कि बिल्डर से परचेज किया मोहम्मद फरोज ने फर्स्ट फ्लोर मोहम्मद फरोज ग्रुप ने, पूरी मैनेजिंग कमेटी ने, हर एक ने 2-2 4-4 दुकानें परचेज की तमाम फ्लोरों के ऊपर। इवन बेसमेंट में मोहम्मद फरोज ने भी और दूसरों ने भी परचेज की हुई हैं। आप उनके जो भी है, यानी बेसमेंट के यूनियन का सदर कौन है, कौन देख रहा है? इसका चेयरमैन मैं हूं। अच्छा, उसके चेयरमैन है। चले जी, हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले हम अब्दुल समद साहब की तरफ चलते हैं। समद साहब, आप सीनियर नायब सदर है सदर मार्केट अलायंस एसोसिएशन के। तो मैंने जो अंदाजा किया है कि सदर मार्केट के एसोसिएशन अलायंस एसोसिएशन के कोऑपरेटिव मार्केट के लोगों से कुछ इख्तलाफात नजर आते हैं, वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया, आपने आज मदऊ किया। कोऑपरेटिव मार्केट से हमारा कोई तनाज़ा नहीं, और सदर अलायंस ऑफ मार्केट एसोसिएशन फुआरा चौक से रीगल तक जितनी मार्केटें हैं तमाम लोग इसमें शामिल हैं। बिल्कुल। और जो कोऑपरेटिव मार्केट के जो सदर हैं शेख मोहम्मद फेरोज साहब, वो खुद सदर अलायंस के 4 साल तक प्रेसिडेंट रहे। गुड। उसके बाद फिर हमने इलियास मेमन साहब को सदर बनाया, जो अभी तक सदर हैं सदर अलायंस ऑफ मार्केट। नहीं तो तारिक रोड से तो उनका ताल्लुक है ना, तो उनका ताल्लुक सदर से भी है। देखें जी, तारिक रोड से भी है, लेकिन ये उनकी बुनियाद है। यहाँ उन्होंने 35 साल खिदमत अंजाम दी है। 35 साल इलियास मेमन की खिदमत है, और आज भी ताजिर उनको याद करते हैं। तो इलियास मेमन का जो प्लेटफॉर्म है, ऐसे समझिए पूरी कराची में अल कराची अंजुमन ताजरान इत्तेहाद के भी चेयरमैन है वो, और सदर अलायंस में भी एज ए प्रेसिडेंट हैं। तारिक रोड भी देख रहे हैं। मतलब ये है कि एक सोशल वर्कर हैं, उनके खिदमात को आप बाखूबी वाकिफ हैं अल मुस्तफा वेलफेयर के हैसियत से छोटे ताजिरों के लिए। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन कुछ नाअक़िबत अंदेश लोग जो हैं उनसे हसद करते हैं, तो इसलिए उनके खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा और बातें की जाती हैं कि ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि मीडिया भी अच्छी तरह जानता है कि इलियास मेमन एक बेलोज शख्सियत। मेरे कहने का मकसद ये कि अभी जो सानेहा हुआ, उस साने के बाद कुछ चीजें जो है सोशल मीडिया पे चली, तो उससे अंदाजा ये हुआ कि, और उनमें से बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि इलियास मेमन साहब का ताल्लुक जो कि तारिक रोड से, तो उनको सदर के मामला में दखलंदाजी देने की जरूरत क्या है? सर, सदर अलायंस से उनका ताल्लुक है, वो आज भी सदर हैं सदर अलायंस ऑफ मार्केट एसोसिएशन के, आज भी सदर हैं। सदर में कोई भी वाकया होता है, कोई मामलात होते हैं, हम इलियास मेमन को कॉल करते हैं। हमारे जितनी मार्केट एसोसिएशन के सदूर और जनरल सेक्रेटरी हैं, वो उनको ही कॉल करते हैं कि इलियास भाई आप आए, समद भाई, तलत महमूद साहब, हम लोग जो है सदर अलायंस मार्केट एसोसिएशन के तवज्जुह से ताजिरों के मसाइल हल करने में कोशिश रहते हैं। तो अभी क्या जी सूरत हुई कोऑपरेटिव मार्केट में, जो वो कहते हैं तकरीबकारी है, फिर ये कहते हैं तशद्दुदी है, सदर अलायंस ने अपने हिसाब से क्या कोई तहकीक की, कुछ अंदाजा लगाया कि क्या हुआ नहीं हुआ? देखें, जिस दिन ये वाकया हुआ छुट्टी का दिन था, और मैं भी घर पे था। असिस्टेंट कमिश्नर जो तारिक हसन साहब हैं, उन्होंने मुझे फोन किया मगरिब की नमाज के बाद। मैं खुद जाए वकुआ पे पहुंचा, और आग वाकई बढ़ती जा रही थी, और उस पर दुकानदार बेचारे इसतराब का शिकार थे और काफी रो भी रहे थे। नहीं, मुझे यहाँ पे एक पॉइंट आउट कीजिएगा जी। उनका कहना है कि पहले गेट पे आग लगी। देखिए, पहली जो एक दुकान 5 गेट पीछे हैं, और मेरे ख्याल 5 गेट पीछे हैं, 5 गेट आगे। बिल्कुल एक दुकान जो 1 नंबर फर्स्ट थी, आग वहां से शुरू हुई, जो वहां पर ऐनी शाहिदीन थे उन्होंने, और आग जो नजर आ रही थी कलर वाली नजर आ रही थी। तो अब बात यह है कि हम इसमें किसी पर ब्लेम नहीं कर सकते कि आया तकरीबकारी है या शॉर्ट सर्किट है या कोई और वजूहत है। ये तो इदारे तहकीकात करेंगे और इसको सामने लेकर आएंगे। लेकिन नुकसान हुआ, हम उनके नुकसान के, उनके इसके बिल्कुल गम उनके बराबर शरीक हैं, और हम चाहते हैं सिंध गवर्नमेंट से और वफाक से कि वो उनका कंपलसेशन करें, उनका भी और विक्टोरिया शॉपिंग सेंटर का भी, जो कि हमारे अलायंस में शामिल हैं। विक्टोरिया में भी तकरीबन 12 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, और वो लोग भी बेचारे अपनी मदद आपके तहत उन्होंने काम किया, जबकि कोऑपरेटिव मार्केट में पीटीआई वालों ने जो है ताउन किया रेनोवेट के लिए। जी जी, खुर्शीद साहब ने 5 करोड़ रुपए दिए जी जी, जिससे कि रेनोवेशन वगैरह का काम, यानी कुछ थोड़े बहुत उनको यानी पैरों पे खड़े करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं समझता हूं कि आज भी हमारा यही मुतालबा है सिंध गवर्नमेंट से कि खुदारा उनके लिए कुछ कर दी। नहीं तो मतलब ये कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आप लोगों का ताल्लुक है, उनमें से बहुत सारे लोग तो चैम्बर के मेंबर भी हैं, तो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या किरदार अदा कर रहा है इस पे? देखिए, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहले दिन सदर जो इदरीस मेमन है वो भी तशरीफ लाए, और दीगर ओहदेदार भी लाए,
और हमने उनको पूरी जो लिस्ट है वो भी फराहम कर दी, कोऑपरेटिव वाले ने भी दी और विक्टोरिया ने भी दी। और वो सीएम से बातचीत चल रही है। जुबैर मोतीवाला साहब जो कि हमारे बीएमजी के चेयरमैन हैं, जी जी, उनकी बातचीत अभी भी जारी है। मुर्तजा वहाब साहब से हमारे सामने उन्होंने बात कराई, तो वो कंपल्सेशन की बात चल रही है। उसमें हम मतलब ये कि नाउम्मीद नहीं है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि हो जाएगा। लेकिन जिनका नुकसान हुआ वो तो चाहते हैं कि एज सून एज पॉसिबल। सर वो बिल्कुल वो चाहते हैं, लेकिन अब ये गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी होती है, चैम्बर की अपनी पॉलिसी। मैं ख्याल है कि 2 महीने के बाद रमजान है, 2 महीने 2.5 महीने के बाद रमजान है, तो फिर तो एक बड़ा मतलब कि बहुत बड़ी मतलब की सानिया वाली बात है ना। हकीकत में बहुत बड़ा नुकसान है, उनका बहुत ज्यादा करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो गया है। हाँ। और गवर्नमेंट को कम से कम इसमें हमदर्दी से कुछ न कुछ देखना चाहिए। लेकिन इससे कबल जो बोल्टन मार्केट का वाकया हुआ था, उसमें कराची चैम्बर ने भरपूर अंदाज में अपना वो तो सर माजी की बात हो गई ना। लेकिन बात वो ये होती है ना कि मैंने देखा कि लोगों को ये बरमला ये पता सबको कि मतलब ये कि सदर अलायंस में और कोऑपरेटिव मार्केट में एक खलीज है, एक वाज़ेह फर्क है, मतलब कि गैप है कि आप लोग भी जो है बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे, जो एक आम तासुर है। आप लोग भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे। कराची चैम्बर भी जो है वो सबसे ज्यादा जो अपने उन सनतकारों को जिनके कारखानों में गैस नहीं आ रही है या दूसरे नहीं आ रहे, वो उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इस तरफ तवज्जो कम दे रहे हैं। क्या ऐसी कोई बात नहीं है। हमने तो कोई खलीज की तरफ देखा ही नहीं, ना हमने ये देखा। हम तो आज भी उनके लिए बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ फोरम पर ये बातचीत कर रहे हैं। और कराची चैम्बर भी जितनी उनकी कोशिश है वो जारी है, यानी अभी तक उन्होंने उसको वाइंड अप नहीं किया। वाइंड अप नहीं किया। आप लोग मतलब कराची चैम्बर के थ्रू चाह रहे हैं कि मामले हम चाह रहे हैं कि कराची चैम्बर के थ्रू इसमें सदर ये जो कोऑपरेटिव मार्केट के जो लोग हैं, क्या इस बात से मुत्तफिक हैं? बिल्कुल मुत्तफिक है। उन लोगों ने खुद लिस्ट बनाकर फराहम की वहां पर 52 करोड़ रुपए की दी, 92 करोड़ रुपए की जी, तकरीबन 92 करोड़ की जो है तो वो दिए और 12 करोड़ की विक्टोरिया वालों ने दिए। तो कराची चैम्बर के प्लेटफॉर्म पे अब कराची चैम्बर की अपनी पॉलिसीज हैं, वो जाहिर है उसके लिए देख रहे हैं। चलो कराची चैम्बर की पॉलिसी में मैं बात करूंगा मैं, लेकिन पहले मैं जनाब राहिल प्राजा साहब से कर लूं। राहिल प्राजा साहब काफी देर से इंतजार भी कर रहे हैं। राहिल प्राजा साहब, पहले जब आए थे तो उस वक्त बात थी कि 34-35 करोड़ रुपए की बात थी। आज आप बता रहे थे 12 करोड़ रुपए के जो आप लोगों ने जमा किया है कराची चैम्बर में। तो क्या आप समझते हैं कि कराची चैम्बर जो है इन मामलात को हल करा सकता है, या उनसे जो उम्मीदें वाबस्ता की हैं वो आपकी जो है वो सही उम्मीद है? एक उम्मीद है, जब भी तो उनके पास हम गए अपनी अर्जी लेके। अगर उम्मीद ना होती तो हम जाते ही नहीं। सदर अलायंस के जरिए से हम वहाँ पे गए हैं और जो बात हुई है इंशाल्लाह उन्होंने काफ़ी तसल्ली दिलाई गई है हमारे को। मगर अभी तक तो जो है 1 महीना गुजर चुका है इस वाक़े को। अच्छा, आप लोगों ने पर्सनली भी कभी किसी मतलब कि हुकूमत सिंध के जिम्मेदारान से, किसी मिनिस्टर से नहीं कोई मुलाकात की, कोई बात की? कोई मुलाकात नहीं हुई, ना किसी का फ़ोन आया ना कोई आया। हाँ, एक दफ़ा खारी खुरम शेख अमान साहब आए 2 दफ़ा विजिट के ऊपर, और वो भी विजिट करके गए हैं, मगर कोई पेशरफ नहीं हुई। हमने अपने तौर पे जो दुकानदार थे 25-30 उन्होंने अपने अपने किसी से पैसे अरेंज करके कर्जे लेके, किसी ने बिल्डर से, किसी ने दोस्त से वो लेके जमा करके काम तो शुरू हो। तो मतलब आप लोग ने भी रेनोवेट वगैरह करा लिया है? काफी हो गया, इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1 महीना और लगेगा। तो पीटीआई वाले से आपने क्यों नहीं कहा कि जब कोऑपरेटिव मार्केट में 5 करोड़ रुपए देके वो सही कर सकते तो आपको भी पैसे दे के इसको सही कराएं? उनसे बातचीत हो रही थी तो कहने लगे इंशाल्लाह हम देखते हैं, आपको बुलाते हैं, मगर अभी तक कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई है। जैसे कि बहुत सारे लोग कराची चैम्बर से नाराज है, बहुत सारे लोग, तो इसलिए कि देखें नाराजगी एक हक भी बनती है। जिसका नुकसान होता है ना माली तौर पे, तो वो जहनी तौर पे दबाव में होता है। बिल्कुल सही। वो जहनी तौर पे जब दबाव में होता है तो लाजमी सी बात है कि वो ही चाहता है, चाहे गवर्नमेंट उसका काम कर दे या कोई इदारे जो हैं या चैम्बर है या एसोसिएशंस हैं वो उनका काम कर दें। जब चैम्बर की जानिब से थोड़ा सा डिले हो रहा है, आप ये समझते हैं? डिले तो हो रहा है कि जिनका नुकसान हुआ है वो बेचारे अभी तक अपने रोजगार पे नहीं है, घरों में बैठे हुए हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, आपके पास नौकर पेशा लोग भी हैं, नौकरी वाले भी हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि उसकी वजह से आप लोग में कोई मायूसी है कि कराची चैम्बर जो है अभी तक कोई ठोस इक़दाम नहीं किया। मगर उम्मीद भी बहुत है, उम्मीद की किरण के इंशाल्लाह बहुत जल्द कुछ ना कुछ उम्मीद बनेगी। मतलब कि उम्मीद पे ही आप लोग बैठे हुए हैं। और आप लोग ये समझते हैं कि आपकी जो दीगर दुकानदार हैं वो भी आपके साथ मुत्तफिक हैं? मुत्तफिक हैं बिल्कुल। या आपस में आप लोग में भी इख्तिलाफात हैं? जैसे वो मेरे साथ मुत्तफिक हैं, उन्होंने बोला जैसा आपको बेहतर लगे वैसा करते रहो, बनाने का भी ठेका मेरे हाथ में, मैं ही बनवा रहा हूँ। ठीक है, खुद मुस्तकिल अपना टाइम देके जाती है। ठीक है जी नाज़रीन, ये गुफ्तगू चल रही, हमने तीनों से गुफ्तगू की और जो भी बातें आपने सुनी, लेकिन यहाँ पर मुझसे कहा जा रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू से जारी रखेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में हम दोबारा हाजिर हैं और वक्त में जाने से कबल हमारे तीनों जो मेहमान हैं उन्होंने अपनी तमाम जो बातें, जो फैक्ट एंड फिगर्स थी, उनके हवाले से सारी बातें बताई। मैं दोबारा मोहम्मद आलम साहब की तरफ आऊँगा कि एक चीज़ पूछने के लिए। आलम साहब,
बात यह है कि आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि कराची, आप हैं मेंबर कराची चैम्बर के? जी। तो आप ये समझते हैं कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो हुकूमत की तरफ देखने की बजाय अपना एक फंड खुद भी बनाए, जो उसका तरीक़ेकार ये हो कि जो मतलब कि रिन्यूअल जो फीस होती है, उस रिन्यूअल फीस में कुछ जो मतलब कि नागानी आफात के लिए एक फंड को कायम करे? आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल जी। देखिए, नेक अमल के लिए जब कोई नेक अमल करना हो उस वक्त कोई भी कुछ भी उसके आड़े नहीं आना चाहिए। ठीक है। तब्दीली करनी है आइन में, कुछ करना है। अब ये देख लिया कि ये जो हालात पड़े हैं सदर कोऑपरेटिव मार्केट के ऊपर, जो परेशान है मेंबर, इनसे वोट भी लेते हैं, इनको ये साथी भी मानते हैं, सब कुछ करते हैं, तो चैम्बर को इनके लिए कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए कि अब नहीं इन्होंने सोचा, आइंदा आगे आने वाला वक्त जो है कुछ भी हो सकता है, सैलाब है, हादसात हैं, कुछ और हैं, तो जो इनके मेंबर हैं, दूसरे को छोड़िए, मैं वैसे इस वक्त नहीं है मेंबर, पहले मेंबर था, यानी जो इनके मेंबर हैं उन लोगों को कोई अगर ऐसी नागहानी मुसीबत आती है तो इनको उसको तो मदद करनी चाहिए। हर चीज और वो हर चीज हुकूमत की तरफ ना देखे, एक फंड कायम कर देना चाहिए, अपनी मदद आपके तहत ये आपस में भी करके दें, और जो फंड इन्होंने कायम किया उसमें भी करके, अगर ये इस मामले को खुद कर देते हैं तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। और मेरा कमल है, मेरा अपना जाती राय ये कि दुकानदार भी जो सानहा में मुतासर होते हैं, वो जरूरी नहीं है वो भी चूंकि मेंबर होता है तो वो देखते भी कराची चैम्बर की, यही है, फेडरेशन की तरफ देखते हैं। वो कहते थे पहले इनसे बात करो, फिर बाद में गवर्नमेंट से बात करेंगे। सिर्फ वोट देने के लिए है मेंबर, ये नहीं। चले, ये तो बड़ा आपने वो वाली चीज छू दी जिसमें कि चिंगारी पे आप जो है ना पेट्रोल डाल रहे हैं और आग भड़केगी इससे। मेरे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं इलियास मेमन साहब। इलियास मेमन साहब जो कि सदर तारिक रोड ट्रेडर अलायंस के, जरा इनसे बात कर लूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं इलियास साहब, खैरियत से हैं? अल्लाह करम भाई। मेरे साथ मेहमान बैठे हैं जनाब अब्दुल समद लाला साहब, राहिल प्राचा साहब और मोहम्मद आलम साहब। बात यह है कि यहाँ पे एक चुपता हुआ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ यार, ये आप तारिक रोड पे बैठे हैं तो सदर में क्या करने जाते हैं? सदर वालों को तो ये एतराज है कि आप तारिक रोड के अलायंस के सदर हैं, तो आप सदर अलायंस के मामले में क्यों ज्यादा इंटरफेयर करते हैं? मेरे भाई, सदर में मेरी दुकान है, सदर में मेरी 5 दुकानें करीम सेंटर में। तो करीम सेंटर में दुकान है, वो तो बंद है ना, ये कहाँ बंद है? करीम सेंटर में दुकान खुली हुई है मेरे भाई। करीम सेंटर मेरी बुनियादी 1974-75 से दुकान है करीम सेंटर में। अच्छा, तो बात यह है कि लोग इतराज करते हैं कि इलियास मेमन साहब जो हैं वो सदर के मामलात में बहुत इंटरफेयर करते हैं, तो ये सच बात उनको चूपती है, सच बात उनको चूपती है, समझ भाई जी जी। तो सच में कड़वी बात सबको अच्छी नहीं लगती है, सच बात करते हैं उसको चूबेगी जो भी होगा। ठीक है, लेकिन बात वही है ना कि सिवा की जिनका नुकसान होता है ना, जिनके के असासे जलते हैं, जिनका के सामान जलता है, उनके दिल भी जले हुए होते हैं। तो बात ये हम तो उनके साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। हम तो कोऑपरेटिव वाले के साथ, नुकसान भी हम साथ हैं। हम तो जब गए थे तो नुकसान के लिए गए थे, मैं और अब्दुल समद साहब गए थे इसीलिए गया था, कोई इनको मतलब उसके लिए नहीं गया था। मैं अब्दुल समद साहब दोनों उसके लिए गए थे, उनके रहमानी करने के लिए गए थे, और वहां पे हमारे चैम्बर में ले जाने के लिए वाली बात करी थी। हमारे को झगड़ा नहीं है, हम इसके साथ है, सानिया के साथ है, बिल्कुल साथ है, कोऑपरेटिव मार्केट के साथ है। इनको वजीर आला को अरबाज और नासिर साहब को नासिर साहब से उनको पैसे मिलना चाहिए, मुर्तजा वाब को मिलना चाहिए, सईद गनी को मिलना चाहिए, इस सबको यह वजीर आला और चैम्बर जुबैर मोतीवाला साहब भी इनको 100% ये जुबैर मोतीवाला साहब भी काम कर सकते हैं, ये अपने मेमन साहब और मजीद मेमन साहब। बाकी वहाँ झाकेंगे, वहाँ कुछ भी नहीं मिलने का इनको। ये मौजूद के साथ इलियास मेमन साहब, मौजूद के साथ मैं ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, इसलिए टाइम कम है मेरे पास। बात सिंपल से ये है कि क्या कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो सब कमेटी स्मॉल ट्रेडर्स की है, क्या वो एक्टिव है, कोई सही काम कर रही है? मुझे तो काम नजर नहीं आता उनका। 100% सही काम कर रही है, 100% सही काम कर रही है। उसमें सुनाई भी जाती है, उसमें जुबैर मोतीवाला साहब भी सुन रहे हैं, मजीद मेमन साहब भी सुन रहे हैं, और इदरीस मेमन साहब भी सुन रहे हैं। वो सिराज कासम तेली को विजन को लेकर चल रहे हैं। इसमें कोई राय वाली बिल्कुल जो नहीं मानता, ना मानने वालों को भी सलाम। विजन अपनी जगह, हम तो बिल्कुल साथ है उनके साथ। चैम्बर कॉमर्स की काम करेगी। मुझे एक आखिरी बात बता दीजिए, क्या
कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ऐसा फंड कायम करे जो कि नागहानी आफात की सूरत में जो उनके मेंबरान हैं या जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनकी मदद के लिए कायम किया जाए। आप इस पर मुत्तफिक हैं? मेरे पास बैठ के बात हो सकती है, बैठ के बात हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है बात, लेकिन वो चैम्बर वाले के एनसी मेंबर जो भी कहे वो बैठ दूसरे के कहने से कोई दूर बाहर का आदमी आगे कहे कि ये फंड जमा कर लो, ये कर लो, ऐसे नहीं होगा। वो अपनी सियासत चमकाने के लिए आ रहे, वो किसी के लिए भी नहीं आ रहे, उनका यहाँ से कोई वास्ता भी नहीं है। बहुत शुक्रिया इलियास मेहमान साहब, बहुत शुक्रिया। ये तो सदर तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस के चैम्बर की जो सब कमेटी है, सब कमेटी में जो उनके काफी एक्टिव मेंबर हैं, ये भी अब्दुल समद साहब, आप तो चैम्बर के बहुत करीब हैं, आप समझते हैं कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो सब कमेटी जो उन्होंने बनाई हुई है ट्रेडर्स की, और खैर किसी का नाम तो नहीं लूंगा मैं, आप समझते हैं कि वो एक्टिव है? मुझे तो एक्टिव कहीं नजर नहीं आती। देखें, बात यह है कि हम करीब हैं और अपने मसाइल लेकर जाते हैं, और उन मसाइल को अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कराची की सतह पर हल भी करवाए हमने इसी कराची चैम्बर के प्लेटफॉर्म से। कौन से मसाइल, जरा एक का नाम बता दीजिए। देखें, सबसे पहला जो है लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है, उसमें किसी भी मकसद के लिए गए हैं तो मामलात हमारे हल कराए गए हैं। सर देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, पीसीएलसी, ठीक है, पीसीएलसी की बात करते हैं, वो मैं राहिल प्राची साहब से बात करूंगा, ये भी काफी तहफुजात मुजाहरा कर रहे थे, लेकिन आपसे बात करूं पीसीएलसी से जाते हैं, जो भी चेयरमैन है वो आपने जाके बात कर ली, पुलिस से बात हुई, पुलिस से मामला हो गया, चैम्बर ने खुद बैठ के सब कमेटी ने जो उनके ट्रेडर्स के हैं क्या मसले हल कराए? एक प्रेस रिलीज के अलावा व्हाट्सएप पे से पैगाम आ जाता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाते हैं, उससे मसले हल होते हैं। देखें, ये प्रेस रिलीज ही बड़ी अहमियत का इख्तियार करती है, इसलिए कि कराची चैम्बर की आवाज़ एक मौसर आवाज़ है, और कई वाक़यात साना है, बोल्टन मार्केट भी आपको पता है, टिम्बर मार्केट के मामलात आपको पता है, इसके अलावा शेरशाह कबाड़ी मार्केट के वाक़यात जो हैं वो आपको मालूम है कि आया उनके मसाइल किस तरीके से मरहूम सिराज कासिम तेली साहब और उनकी जो ये टीम। मैं इतना जानता हूं समद साहब के आप जिनका नाम ले रहे हैं, बोल्टन मार्केट, टिम्बर मार्केट, वो मरहूम सिराज कासिम तेली की अपनी जाती दिलचस्पी थी। सब कमेटी जो आपकी चेयरमैन की जो ट्रेडर्स के हैं वो कहीं नजर नहीं आ रही थी, इसलिए कि वहां सिराज कासिम तेली मरहूम ने जो कोशिशें की, उनकी कोशिशों की वजह से ये तमाम चीजें हुई थी। लेकिन समझ साहब बात वही होती है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर की क्या सूरत है? सुना बहुत खराब है, बहुत लूट रहे हैं आप लोग, दुकानें लूट रही हैं, खराब है बिल्कुल। उसकी आवाज हमने आईजी तक पहुंचाई है कि आया इस पर आप जो है बराए मेहरबानी कोई पेशरफ्त करें, क्योंकि बहुत से ताजिर जो है दिन दिहाड़े लूट रहे हैं। अच्छा, आप लोग इंश्योर नहीं कराते? बहुत से हमारे ताजिर हैं जिन्होंने इंश्योर कराया हुआ है, हाँ। और बहुत से छोटे ताजिर जो हैं वो नहीं कराते। लेकिन मेरे ख्याल है इंश्योर होना चाहिए, ये भी गैर शरई है। नहीं, वो अब शरीयत या नई शरीयत ये तो उलमा इकराम को ही मालूम होगा, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बहुत से लोगों के अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, इसलिए वो नहीं कराते, और जो करा लेते लेकिन इंश्योर्ड होना चाहिए वो, लेकिन अब उसमें वक्त की जरूरत भी है। आपकी बात बजा है, लेकिन शरन कोई मामला अगर आड़े आता है तो फिर उसमें दुकानदार रुक जाता है। बहुत से हमारे खास तौर पर छोटे ताजिर जो है इस चीज को ज्यादा फॉलो करते हैं कि शरीयत के हिसाब से जो है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब रही बात ये कि आप क्या समझते हैं कि ये कोऑपरेटिव मार्केट और विक्टोरिया मार्केट का मसला है, ये मसला हल कर लेगी चैम्बर? देखें, इंशाल्लाह सदर अलायंस, देखें सदर अलायंस ने तो अपनी आवाज पहुंचा दी कराची चैम्बर को। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उसे चाहिए कि अगर गवर्नमेंट नहीं देती ठीक है, वो अपने तौर पर कुछ ऐसी, यही मैं कह रहा हूं। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें 5 से 7 हजार वो सनतकार ताजिर हैं जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जो अरबों रुपए मजमूई तौर पे अरबों रुपए वो ज़कात देते हैं। हकीकत तो यह है कि देखिए, सब दुकानदार जो है वो लैंडलॉर्ड नहीं है जिनकी दुकानें जली हैं। मैं ऐसे भी दुकानदारों को जानता हूं जिसकी 2 दुकानें जल गई। आज वो मुझे कहने लगा कि मैं अपना फ्लैट बेच के कोई सस्ता फ्लैट लूंगा और अपना कारोबार के पैरों पे क्या करेगा बेचारा वो? तो कम से कम ठीक है, आपकी बात बहुत अच्छी है कि जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई जाए और ये बिल पास किया जाए कि आया इनके लिए कोई फंड कायम किया जाए। ये कहते हैं कि कानून नहीं है, कानून को कुरान और नहीं, कानून तो देखिए, हम अगर का मसला थोड़ी है कि जिसमें तारीफ नहीं हो सकती। आप जनरल बॉडी का मीटिंग बुलाएं, आप एमसी की मीटिंग बुला के उसमें एक कानून बनाएं, जैसे कि कराची चैम्बर की बिल्डिंग तक की तामीर के लिए उन्होंने रिन्यूअल फीस में उन्होंने लगाई किया। सैलाब सदगान आए थे तो आप लोगों ने कैंप लगाया कराची चैम्बर ने, उसमें आप लोगों ने रिन्यूअल फीस में पैसे लगाए। तो इसके लिए एक मुस्तकिल बुनियादों पर अगर आप करते हैं और एक अच्छी खासी रकम जमा हो जाती है तो लाजमी सी बात है कि आप हर बात के लिए हुकूमत की तरफ तवज्जो नहीं देंगे ना आप। मैं समझता हूं कि इस पर भी जुबैर मोतीवाला जो हमारे चेयरमैन हैं वो उनको सोचना चाहिए, वो सोच रहे हैं और शायद कोई ऐसा फंड कायम हो जाएगा। राहिल साहब, आप
राइल साहब आप जल्दी से बता दीजिएगा लॉ एंड ऑर्डर की क्या प्रॉब्लम है? लॉ एंड ऑर्डर के तो बहुत सारे अभी क्या मसले जल्दी हैं। बता महंगाई दीजिए। वैसे अभी देखें ऐसे तारिक रोड है, हमारा सदर का एरिया है, यहाँ पे आए दिन डकैतियों के केसेस हैं, जी। दुकानों के अंदर घुस के लूटा मारी है। जी जी। तो ये लॉ एंड ऑर्डर कौन देखेगा? हुकूमत देखेगी ना। हुकूमत देखेगी या कराची चैम्बर देखेगी? कराची चैम्बर का इससे कोई वास्ता ही नहीं है। ये अच्छा। हुकूमत देखेगी ये तो सारी। पीसीएलसी बनाई हुई ना उन्होंने। मगर कोई एन पे पेशरा कोई काम नहीं है। ठीक है, मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया। मुझे 2 लफ्जों में बताइए क्या मसले मसाइल, कैसे मसले हल होंगे? 2 लफ्जों में बताइए। मसला जी अफाम तफहीम से और सबको साथ लेके चल हल करना पड़ेगा, फिर हल होगा। जी समझ साहब। जी बिल्कुल, इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा अगर करेंगे तो हमारे मसाइल इंशाल्लाह जरूर हल होंगे। जी सर जल्दी। यही है, इसमें अगर कोई बोले कि हम सदर अलायंस के साथ नहीं है, उसके मुखालिफ हैं या चैम्बर के साथ मतलब नहीं है, तो मुखालफत मसला हल नहीं होगा। इकट्ठा यकजहती से ही बहुत होगा। शुक्रिया, 3 मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने जो भी देखा यकीनी तौर पर फैसला करना आपका काम है। बिलाल अहसन को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी वक्त इसी दिन आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।